जब हम भारतीय कृषि की बात करते हैं तो क्या जहन में आता है? हरे भरे खेत, फसलें, किसान, बिल्कुल। लेकिन ये कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी है। आज हम इसी विशाल दुनिया की कुछ परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में कृषि सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है। यह हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द करोड़ों लोगों की जिंदगी घूमती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने विविध देश की खेतीबाड़ी को आखिर चलाया कैसे जाता है? इसे प्रोटेक्ट कैसे करते हैं और इसे आगे कैसे बढ़ाते हैं? इसका जवाब ना पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी और सदियों पुरानी परंपराओं के एक बड़े ही दिलचस्प ताने बाने में छिपा है। चलिए इसे सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए बासमती चावल का मामला देखते हैं। भारत के पास बासमती के लिए एक खास जीआई टैग है, मतलब एक तरह का सर्टिफिकेट कि ये इसी खास इलाके की उपज है। लेकिन जब पाकिस्तान ने भी मिलती जुलती किस्में उगानी शुरू की तो एक कानूनी लड़ाई छिड़ गई। ये दिखाता है कि खेती सिर्फ फसल उगाना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अर्थव्यवस्था को बचाना भी है। तो किसानों और फसलों की सुरक्षा के लिए कौन से नियम, कानून और संस्थाएं काम करती हैं? चलिए अब उन ढांचों को देखते हैं जो भारतीय खेती को असल में आकार देते हैं। भारतीय कृषि का आज का सफर कई अहम पड़ावों से गुजरा है। देखिए, 1970-71 में पहली बार पूरे देश में कृषि की गिनती हुई, जिससे एक बड़ी तस्वीर सामने आई। फिर 1998 में आया किसान क्रेडिट कार्ड, जिसने कर्ज लेना आसान बनाया। 2000 में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति ने एक दिशा दी और 2016 में फसल बीमा योजना ने किसानों को मौसम की जोखिम से एक बड़ी राहत दी। ये किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी छोटे किसानों के लिए सच में एक गेम चेंजर रहा है। ये नाबार्ड की एक स्कीम है जिससे उन्हें बीज, खाद जैसी जरूरतों के लिए सही वक्त पर पैसा मिल जाता है। और कमाल की बात यह है कि इसमें खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए बीमा कवर भी शामिल है। और मान लीजिए किसी किसान को कोई मदद चाहिए हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो बस एक नंबर डायल करना है, 1551। ये किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही असरदार व्यवस्था जो किसानों को सीधे एक्सपर्ट से जोड़ती है। अच्छा, ये तो हुई पॉलिसी और स्कीम की बातें। अब जरा कागजों से निकलकर असली जमीन पर चलते हैं। आखिर भारत के खेतों में काम होता कैसे है? मोटे तौर पे देखें तो भारत में दो तरह से खेती होती है। एक है गहन खेती, जहां छोटी सी जमीन पर ज्यादा पैसा और मेहनत लगाकर बम्पर पैदावार लेने पर जोर होता है। और दूसरी तरफ है विस्तृत खेती, जिसमें बड़े बड़े फार्म होते हैं और ज्यादातर काम इंसानों से ज्यादा मशीनें करती हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खेती का एक बहुत ही अनोखा और सदियों पुराना तरीका है, झूमिंग। इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसमें किसान जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ करके खेती करते हैं और कुछ साल बाद उस जमीन को कुदरती तौर पर फिर से हरा भरा होने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का एक कमाल का तरीका है ये। अब खेती के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? पानी। तो एक ऐसे देश में जहां पानी की कमी एक बड़ी चुनौती है, सिंचाई के तौर तरीके आखिर कैसे बदल रहे हैं? यहाँ ना हमें आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। एक तरफ ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी नई टेक्नोलॉजी है जो पानी की हर बूंद का हिसाब रखती है, तो दूसरी तरफ मेघालय की 200 साल पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पारंपरिक तरीके कितने इंजीनियस हो सकते हैं। भारत की खेती का अपना एक कैलेंडर है जो पूरी तरह से मौसम के चक्र के साथ साथ चलता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ कब क्या उगाया जाता है। तो भारत में 3 मुख्य फसली मौसम हैं। पहला है खरीफ, जो मानसून की बारिश के साथ आता है और हमें धान और मक्का जैसी फसलें देता है। फिर आती है सर्दियों की फसल रबी, जिसमें गेहूं और सरसों की पैदावार होती है। और इन दोनों के बीच के छोटे से गर्मियों के मौसम जायद में हमें तरबूज और खीरे जैसी सब्जियां मिलती हैं। फसलें सिर्फ खाने के लिए ही नहीं होती, वो हमें रेशे भी देती हैं। एक होते हैं कुदरती रेशे जैसे कपास और जूट, जो सीधे पौधों से मिलते हैं। वहीं दूसरे होते हैं सिंथेटिक रेशे जैसे नायलॉन, जो लैब में केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं। और कुदरती रेशों में जूट को यूं ही गोल्डन फाइबर नहीं कहते। इसका सुनहरा रंग और बाजार में इसकी अच्छी कीमत इसे ये नाम देती है।
और इसकी सबसे बड़ी खूबी, ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल है। अब बात करते हैं उन ऐतिहासिक मोड़ की, उन क्रांतियों की जिन्होंने भारतीय कृषि का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इन क्रांतियों में सबसे बड़ी थी हरित क्रांति। इसने भारत को अनाज की कमी से निकालकर खाद्य आत्मनिर्भरता की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो हरित क्रांति की सफलता का फॉर्मूला 4 चीजों पर टिका था। ज्यादा पैदावार वाले बीज यानी HYV सीड्स, केमिकल खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार और इसे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पूरी ताकत से लागू करना। और इस महान बदलाव के पीछे जो शख्स थे वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन हरित क्रांति अकेली नहीं थी। इसके बाद तो मानो क्रांतियों की एक पूरी सीरीज शुरू हो गई। श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में, नीली क्रांति ने मछली पालन में और पीली क्रांति ने तिलहन में भारत को बहुत आगे बढ़ाया। हर रंग एक खास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। कृषि सिर्फ गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित नहीं है, इसकी कई विशेष शाखाएं भी हैं। तो चलिए खेती की इस डिक्शनरी पर एक फटाफट नजर डालते हैं। विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती, सेरिकल्चर यानी रेशम के लिए रेशम के कीड़ों को पालना, एपीकल्चर यानी शहद के लिए मधुमक्खी पालन, और पिसिकल्चर यानी मछली पालन। ये सभी दिखाते हैं कि कृषि कितनी विविध और कितनी फैली हुई है। तो हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जिस तरह से जलवायु बदल रही है और हमारी आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए भारत की अगली महान कृषि क्रांति कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।